नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं रणभूमि। रणभूमि में आज बात होने जा रही है बड़ौदा के रण की। बड़ौदा उपचुनाव का प्रचार आखिरी दौर में आ चुका है। ऐसे में हर दल ने ताकत झोंक दी है। अब सीएम मनोहर लाल चुनाव में कूद गए हैं। हालांकि विपक्ष उनकी देरी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए 4 दिन ही काफी हैं। और वो भी लग रहा है क्योंकि जिस तरह कृषि कानून के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को बड़ौदा में घेर रही है, उस पर ही सीएम मनोहर लाल ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। वो क्या है ये बताएंगे आपको। उधर हुड्डा भी हुंकार भर रहे और उन्हें जीत पक्की नजर आ रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी खोई हुई जमीन को हासिल करने में लगे हुए हैं। अब सवाल यह है कि 4 दिन का सीएम का प्रचार बीजेपी के पक्ष में माहौल बना पाएगा। इसी मुद्दे पर होगी आज रणभूमि, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। बड़ौदा में परवान पर प्रचार। सीएम मनोहर लाल ने संभाली कमान। के चुनाव में निश्चित रूप से गठबंधन का हमारा जो कैंडिडेट है पहलवान योगेश्वर दत्त, इसकी विजय होने वाली है। मंत्री भी प्रचार में बहा रहे हैं पसीना। यहाँ में योगेश्वर दत्त ने जो सम्मान बढ़ाया है, जो कुश्ती में जो सम्मान दिया है, उस सम्मान के प्रति ऐसा सम्मान अगर नहीं देंगे ऐसे व्यक्ति को, फिर आम आदमी को बड़ी पीड़ा होगी। ऐसी वो समय ने करवट ली कि हुड्डा का गढ़ कहने लगे आप लोग। अब इस चुनाव के बाद आप ये कहोगे कि ये गठबंधन का गढ़ है। विपक्ष का जीत को लेकर सीना चौड़ा। बड़ौदा उपचुनाव का प्रचार अब आखिरी दौर में है। बीजेपी की साख प्रतिष्ठा हर कुछ दांव पर लगा है। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने खुद प्रचार की कमान संभाल ली है और ताबड़तोड़ जनसभा करने में जुट गए हैं। सीएम को जीत का भरोसा है, हमले कांग्रेस पर कर रहे हैं। एमएसपी खत्म करने की कोशिश ने की, तो मित्रों आज बड़ौदा की सभा में मैं कह रहा हूं, एमएसपी कोई खत्म करेगा तो ये मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा, एमएसपी खत्म नहीं होने देगा। इसलिए इस कांग्रेस के झूठ से बचना चाहिए। सीएम ही नहीं, पूरी कैबिनेट ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। मंत्री तो गांव-गांव डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं। ये गढ़ तो कई बार टूट जाते बिगड़ जाते हैं। गढ़ अभी तो टूटा था, सोनीपत का गढ़ टूटा था, पानीपत का अपना रोहतक का गढ़ टूटा था, अरे ये गढ़ भी टूट जाएगा। जींद का गढ़ टूटा था। दूसरी ओर हुड्डा का अपना गढ़ बचाना है तो पिता और बेटे कई दिन पहले से बड़ौदा में डेरा डाले हुए हैं और बीजेपी की विफलता गिनाकर वोट मांग रहे हैं। सवाल सीधे सीएम से पूछे जा रहे हैं। बड़ौदा में कोई रेलवे लाइन लगाई ना, हमने 2 लगाई हैं। कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई कॉलेज, हम तो महिला कॉलेज बनाया, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, महिला मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई। कोई गांव में कोई काम नहीं हुआ 6 साल। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी इनेलो की खोई हुई ताकत पाने में जुटे हुए हैं। इस लुटेरी सरकार ने कभी आपके किसी व्यक्ति का कोई साथ दिया, किसी का कोई काम किया, कहीं कोई रोजगार के अवसर प्रदान किए? खैर, अब बड़ौदा का चुनाव दिलचस्प मोड़ में है। जुबानी जंग तेज हो गई है, वार पलटवार तेज हो गए हैं। अभी तो नेता बोल रहे हैं, लेकिन 3 नवंबर को जनता बोलेगी। विनोद लांबा, जी मीडिया, सोनीपत। तो चलिए इसी मसले पर हम बात करेंगे, क्योंकि अब आखिरी 4 दिन में क्या सीएम बीजेपी के पक्ष में माहौल बना पाएंगे। और जो मास्टर स्ट्रोक चला है, हाल ही में उन्होंने जनसभा में कहा कि अगर एमएसपी खत्म हुई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो क्या विपक्ष इस मास्टर स्ट्रोक में फंस गया है? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें 3 खास मेहमान जुड़ गए। मेहमानों का आपका परिचय करा दूं। विजेंद्र नेहरा रहेंगे हमारे साथ, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं। विजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओंकार सिंह है हमारे साथ, प्रवक्ता हैं इनेलो के। ओंकार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। केवल ढींगरा रहेंगे हमारे साथ, नेता हैं कांग्रेस के और बड़े लीडर भी रहे हैं
कांग्रेस के ढींगरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ढींगरा साहब, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे। सर, फंस गया विपक्ष मास्टर स्ट्रोक में, क्योंकि सीएम मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि एमएसपी खत्म तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। देखिए, ये मुंह से बोलने से काम नहीं चलता, ये बात प्रैक्टिकल में दिखना चाहिए। जो 3 अध्यादेश आए हैं वो मोदी जी के द्वारा आए हैं। खट्टर साहब के कुछ भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो एमएसपी है वो नहीं मिलेगी, नहीं तो छोड़ दूंगा राजनीति। ऐसे कहने से तो बात नहीं बनेगी। आप उस अध्यादेश के अंदर एक लाइन लिख दीजिए कि एमएसपी के बगैर अगर कोई भी चीज परचेज की जाएगी तो उसको दंडनीय अपराध के तौर पे देखा जाएगा, उसका दंडनीय अपराध माना जाएगा। ये क्यों नहीं कर देते? अगर ये करते तो मैं समझता हूं जिस तरह से पंजाब की सरकार ने उस सारे अध्यादेश को बदल के उसके बावजूद सीधा ये लिखा गया कि एमएसपी पूरी मिलेगी और उसके बाद ये जो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट है उसके अंदर रहेगा सारा, और जो जुडिशियल सिस्टम में किसान जा सकेगा। ये तीनों चीजें अगर सीधे तौर पे अगर खट्टर साहब ये करवा दे इसके बीच में, तो किसान अपना धरना भी खत्म कर देंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन असल में किसानों के खिलाफ सरकार है, बड़े बड़े धनाढ्यों के साथ मिले हुए हैं। का मुखिया ये दावा कर रहा है कि अगर एमएसपी खत्म होती है, और वो भी जनता के बीच, वो कह रहे हैं कि अगर एमएसपी खत्म होती है तो राजनीति छोड़ देंगे। तो सर, थोड़ा भरोसा तो जनता करेगी ना सीएम की बात पर। देखिए, यही बात गलत है। भरोसा ही करके मोदी जी को 15-15 लाख रुपए लोगों को नहीं मिले। भरोसा ही करके जो अच्छे दिन आने थे आज तक 6 साल में नहीं आए। भरोसा ही करके इनको एक बार जिताया था और दूसरी बार इनको 75 पार के दावे किए थे, लेकिन 40 के नीचे रहे। भरोसा तोड़ा है इन लोगों ने क्योंकि काम नहीं किया है। आपको मैं बताना चाहूंगा, आज भी जो इन्होंने जनसभा की, बुलाई हुई, पैसे देकर बुलाई हुई भीड़ थी। वहां पे कोई आदमी बड़ौदा का नहीं था जहां पे ये जनसभा हुई। और दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, हमारे टाइम के अंदर महिला विश्वविद्यालय बना, आईआईटी की बिल्डिंग बनी, महिला मेडिकल कॉलेज बना, गोहाना में 50 बेड का हॉस्पिटल बना, पानी सिंचाई के लिए 15 दिन के लिए आखिरी टेल तक पानी पहुंचाया गया, दर्जनों पुल बनाए गए, डीएसपी और एसडीएम की बिल्डिंग के कमरे बनाए गए, दर्जनों स्कूल अपग्रेड कराए गए, सड़कों को गांव के साथ जोड़ा गया, खेलों के स्टेडियम बने, 33 केवीए बिजली का और 113 केवीए बिजली का जो पावर हाउस बनाने का काम किया। उन्होंने कह दिया कि 4 दिन में उस एरिया में। नहीं सर, और आप रेलवे देरी पर सवाल उठा दो रहे रेलवे थे। लाइन के नहीं, आप देरी पर सवाल उठा रहे थे कि सीएम क्यों नहीं आ रहे हैं, डर लग रहा है। वो कह रहे हैं कि 4 दिन में सब कुछ बदल जाएगा। देखिए, डर इसलिए लग रहा है उनको और वो देरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको यह बताना चाहूंगा, जिस तरह से किसानों को लाठियों से पीटा गया और उन्हीं किसानों का एरिया है गोहाना, बड़ौदा जो है वहीं किसान का इलाका है। वो किसान जो है उनसे डर लग रहा है खट्टर साहब को, क्योंकि पिछले दिनों जब मंत्री आए थे, कृषि मंत्री वहां पे पहुंचे थे, उनका घेराव हुआ था और उन्हीं किसानों ने, बड़ौदा के लोगों ने घेराव किया था। और वो इसलिए किया था क्योंकि उनकी जो जीरी है वो उनकी या तो घरों में पड़ी है या उनकी मंडियों के बाहर पड़ी है, उसको कोई खरीदार खरीदने नहीं आ रहा। इस वजह से ये सारा मामला हो रहा है और इनको डर लग रहा कि था। सीएम लेट से पहुंचे, लेकिन कह रहे हैं कि 4 दिन में माहौल बदल देंगे। क्या बीजेपी को भरोसा है कि बड़ौदा उनके पाले में आ रहा है? देखिए जयप्रकाश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, आप कहिए। जयप्रकाश जी, देखिए मैं पिछले 3-4 दिन से बड़ौदा में ही हूँ और जैसा आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के 4 दिन में माहौल बदल देंगे, जयप्रकाश जी माहौल तो यहाँ पहले से ही भगवा में हुआ पड़ा है। यहाँ की जो जनता है, गांवों की जो जनता है, क्योंकि मैं 4-5 दिन से यहाँ देख रहा हूँ कि किस तरह से हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ में जब हम लोग गाँवों में जाते हैं और इंडिविजुअल रूप से हम गाँव में जाते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो ग्रामीणों में एक अलग ही जोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और जो गांव के लोग हैं उनका जयप्रकाश जी बड़ा स्पष्ट रूप से कहना है कि इतना समय हमने यहाँ पे कांग्रेस को दिया, लगभग 30 साल कांग्रेस को यहाँ पे दिए, लगभग 30 साल के आसपास का समय हमने यहाँ पे इनेलो को दिया, इसके बावजूद यहाँ पे क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो पाया। नेहरा जी, तो इस बार आप ये अच्छी बात आपने बता दी कि आप बड़ौदा में, देखिए आज आपके सीएम के साथ क्या हुआ बड़ौदा में, पहले वो सुना देता हूं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। तब देखूंगा कि, तब बताइएगा कि
आपके पक्ष में माहौल नजर आ रहा है या आपके खिलाफ बड़ौदा की जनता खड़ी है? भाई दिखाइए आज क्या हुआ जब सीएम जनसभा कर रहे थे, क्यों भड़क गए सीएम? एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। और मैं घोषणा करता हूं इस सभा में, आज बड़ौदा की सभा में, अगर किसी ने एमएसपी खत्म करने की कोशिश की, अरे हो गई बात। अब मंच पर अगर ये करोगे तो फिर हमारे लोग ये छीन भी लेंगे, ये छीनना झपटी भी करेंगे। ये नाजायज है, ये नाजायज है। इस प्रकार से डिस्टर्ब अब नहीं करना बिल्कुल भी। अलग से आ जाना मेरे पास, चंडीगढ़ मिल लेंगे। अब अलग से चंडीगढ़ आना, वहां मिलेंगे। अगर किसी ने उठाना नहीं अब ये झंडा अपना। नेहरा साहब, झंडे दिखाए जा रहे हैं, बुरा हाल है बीजेपी का, क्या करेंगे आप? जयप्रकाश जी, मैं आपको जैसा कि बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी। अरे सर, इस पे जवाब दे दीजिए ना, आपके बताने से कुछ नहीं होगा। अरे सीएम तो को रोकना पड़ा, वही मैं बोलूंगा क्या? हाँ। आप जो बुलवाएंगे, आप अपना काम तो करिए, इसका आप तो जवाब दे दीजिए ना। अरे इसका तो जवाब दे दीजिए, आपके सीएम का विरोध हो रहा है। नहीं, अभी आप तय करेंगे क्या? मेरे को क्या जवाब? नहीं, आप ये इस बात पे तो जवाब देना होगा ना। अरे सुनिए ना आप आराम से। नहीं, नेहरा साहब, आपको जवाब देना होगा। देखिए सुनिए, आप बोल लीजिए भैया, पहले आप बोलिए। नहीं, बिल्कुल बोलेंगे ना, आप जवाब दीजिए ना नेहरा साहब। आप आपके सीएम का विरोध हो रहा है, आपके सीएम का विरोध हो रहा है, आप बता दीजिए। आपने कांग्रेसी प्रवक्ता को इतना समय दिया, उसके बीच में बोले। बिल्कुल आपको समय दे रहा हूं ना, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आप लगातार बोलिए। अरे तो भैया मैं बोलूंगा ना, मैं आप तय करेंगे क्या मुझे क्या बोलना है? कैसी बात कर रहे हैं आप? तो सर मेरे सवाल का, अरे सर मेरे सवाल का सीधा जवाब तो दे दीजिए ना आप। देखिए, आप कांग्रेसी प्रवक्ता की भूमिका में बताइए, आप सवाल कीजिए। सर वो आप आरोप लगाते रहिए। सर मैं कांग्रेस का हूं, इनेलो का हूं, वो आरोप लगाते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ इस पर जवाब दे दीजिए। देखिए, ऐसे जो भाड़े के टट्टू होते हैं ना, जो बीच में बोलने का काम करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो सभा को संबोधित कर रहे हैं, जो कांग्रेसी टट्टू बीच में आते हैं ना बोलने के लिए, ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ौदा की जनता पर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं जयप्रकाश जी, आपके साथ हम लोग डिबेट में बैठते थे जींद के उपचुनाव में, वहां कितनी बुरी हालत करी है हमने। कांग्रेसी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी थे, उनका कैसा कांटा निकाला हमारे छोटे से कार्यकर्ता ने, वही धूल चटाने वाले हैं इनको बड़ौदा के अंदर भी हम। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दिखेगी, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, 3 तारीख को वोटिंग होगी। और ये केवल ढींगरा जी आपको डिबेट में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये जींद उपचुनाव के बाद भी जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे उस दिन दिखाई नहीं दिए थे। मैं आज को दावे के साथ आपको कह रहा हूं, क्योंकि मैं बड़ौदा के अंदर हूं 4 दिन से, मैंने देखा यहाँ पे जनता में किस तरह का माहौल है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से आप कह रहे हैं, अगर मान लो सभा में कोई एक आदमी कांग्रेसी उठ के अगर कुछ बोलेगा तो क्या उसको विरोध मानेंगे आप? उसके अंदर हजारों की संख्या में जो लोग आए समर्थन देने के लिए, वो आपको दिखाई नहीं देते। और गांवों के अंदर जहां जहां माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, जहां जहां माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं, जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, आप देखिए कितना समर्थन हमें मिल रहा है। और जिस दिन रिजल्ट आएगा आप देखिए काम की जो बात है, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे सरकार ने जो काम किया है, इतने लंबे समय तक ये लोग शासन में रहे, बड़ौदा की जनता आज ये महसूस करती है कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी के विधायक को भी देना चाहिए। आज तक हमारा कभी विधायक वहां पर रहा नहीं है। इसके साथ साथ देखिए, जो भैंसवाल है, भैंसवाल कलाल बड़ौदा में इसी साल महिला कॉलेज खुले हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके साथ साथ 12 गांवों में व्यायामशाला और 5 गांवों में खेल नर्सरी हमने बनाने का काम किया है। 23 नए आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने का हमने काम किया है। 19 गांवों में ग्राम सचिवालय बनाने का हमने काम किया है। इसके साथ साथ क्योंकि बड़ौदा पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है और उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि चावल मिल वहां पे लगेगी, और जो 11-21 धान सबसे ज्यादा वहां पे बोया जाता है, उसकी भी सरकारी खरीद करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मोटा धान जो परमल होता है, उसको तो सरकारी खरीद हर सरकार करती है, हम भी करते हैं, लेकिन 1509 जो धान है उसकी भी सरकारी खरीद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। ओंकार जी आऊंगा आपके पास भी, जब आपको मौका देंगे बोलिए। तो रट के आया सिर्फ, और कुछ नहीं है इनके पास। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, 1 मिनट रुकिए। मैं बताना चाहूंगा किसानों के लिए, देखिए क्योंकि बड़ौदा पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे किसान है, तो किसानों के लिए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में फसल खराब होने पर 9581 किसानों को हमने 21 करोड़ 92 लाख रुपए देने का वहां पे मुआवजे के तौर पे काम किया है। किसानों को 1,55,000 हमने 66 सॉइल हेल्थ कार्ड वहां पे बांटे हैं। इसके साथ साथ सहकारी बैंकों का, ठीक है नेहरा साहब, घोषणा पत्र नहीं पढ़वाना आपसे, घोषणा पत्र के लिए मंच नहीं है हमारा, घोषणा पत्र के लिए मंच नहीं है। आ रहा हूं मैं, रोक दिया था मैंने, रोक दिया था, आपके पास आया था। ओंकार सिंह साहब, जो हमने काम किए वो काम बता रहा हूं मैं आपको, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये मैं काम बता रहा हूं आपको। ठीक है सर, हो गई ना बात, मेरे पास 50 काम। ठीक है मेहरा साहब, आएंगे, मौका देंगे, अभी दोबारा आपको मौका देंगे। ओंकार सिंह साहब, क्या लग रहा है, कहीं इनेलो की भी दिख रहा है कि इनेलो की भी कुछ है
थोड़ी बहुत। पहले तो मैं ना, बहुत दुख और शर्म की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सरेआम मंच के ऊपर धमका रहे हैं। और उससे भी बड़े दुख की बात है कि ये जो हमारे भाई बैठे हैं नेहरा जी, इनकी लैंग्वेज देखिए, भाड़े का टट्टू बोल रहे हैं। इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि ये जो शो है ये पूरी दुनिया देख रही है, आप कम से कम अपने शब्दों पे तो नियंत्रण कीजिए। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर एमएसपी खत्म हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे भाई, राजनीति छोड़ो या रहो, इससे हरियाणा की जनता को कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी अब हरियाणा की जनता आपको राजनीति छुड़ाने वाली, आप देखते रहिए। ये जो केंद्र ने 3 अध्यादेश पारित किए हैं, इन 3 अध्यादेशों का एक मुख्यमंत्री के इस्तीफे से, एक मुख्यमंत्री के राजनीति में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन 3 अध्यादेशों को अगर केंद्र सरकार अमेंडमेंट करके उसमें एक लाइन लिख देती है कि इसके एमएसपी चालू रहेगा, तो इसमें इनको क्या दिक्कत है? पूरे देश और प्रदेश का किसान भी खुश हो जाएगा, आंदोलन भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन इनकी नीयत और नीति दोनों ही खराब है। और आज जब ये वहां से माननीय हुड्डा जी का निधन हुआ इस बड़ौदा सीट से, तो मुख्यमंत्री जी का बयान आता कि मैं वहां का विधायक हूं। भाई, आप 6 वर्ष से प्रदेश के मुखिया हैं, विधायक तो आप सब जगह के हैं। आपने काम क्या किए बड़ौदा में? हमने वहां पे चीनी मिल बनाई, अनाज मंडी बनाई, सब्जी मंडी बनाई, वोमेन कॉलेज बनाया, और बल्ली ब्राह्मण गांव में मैं वहीं पर लेकिन ओंकार साहब 3 बार से जनता आपके साथ तो नहीं आई ना। अगर आप इतना काम करते तो फिर ये नौबत ही नहीं आती, कांग्रेस आती नहीं। ये वही बड़ौदा है जिसको 7 बार लगातार इनालो ने अपना पारंपरिक सीट देखते हुए जीता है। पिछली बार हमने ये सीट जीतनी थी, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण एक नई पार्टी का उदय हो गया और हमारा वर्कर बरगलाकर वो अपने साथ ले गए। और मैं बताना चाहता हूं कि जो 32,600 वोट भूपेंद्र मलिक जी को मिले थे जेजेपी को, वो बीजेपी के विरोध में मिले थे, बीजेपी के हक में नहीं मिले थे। आज अगर जेजेपी वाले बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए तो वो वोट बीजेपी को नहीं मिलने वाले हैं। बीजेपी का वहां पे घोर विरोध है। और आज ये कहते हैं कि मैं बड़ौदा का विधायक हूं। आज से पहले भी तो आप बड़ौदा के विधायक थे, आज से पहले भी तो आप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेवारी है प्रत्येक क्षेत्र में समान विकास कराना। इन्होंने वहां पे कौन सा ऐसा एक काम बता दीजिए जिससे वहां पे रोजगार पैदा हुए हो, जिससे वहां की जनता को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिली हो। ये सिर्फ बातों से चावल पकाना चाहते हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। अब बड़ौदा की जनता क्या, पूरे देश की जनता जान चुकी है। और ये बड़ौदा का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। ये चुनाव कृषि बिल बनाम सरकार चुनाव है। ये चुनाव तानाशाह बनाम लोक। ठीक है ओंकार जी, मैं पहले दर्शकों को वो रुकिए, मैं फिर इस पर ढींगरा साहब से बयान लूंगा, जवाब लूंगा। पहले मैं दर्शकों को वो दिखाता हूं कि संन्यास के ऐलान किया उन्होंने कि अगर एमएसपी से संन्यास हटा तो वो संन्यास ले लेंगे, एमएसपी हटी तो। लेकिन कैसे बवाल हो गया, पहले एक बार फिर सुनिए वो बवाल, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। और मैं घोषणा करता हूं इस सभा में, आज बड़ौदा की सभा में, अगर किसी ने एमएसपी खत्म करने की कोशिश की, अरे हो गई बात फिर। अब मंच पर अगर ये करोगे तो फिर हमारे लोग ये छीन भी लेंगे, ये छीनना झपटी भी करेंगे। ये नाजायज है, ये नाजायज है। इस प्रकार से डिस्टर्ब अब नहीं करना बिल्कुल भी। अलग से आ जाना मेरे पास, चंडीगढ़ मिल लेंगे। अब अलग से चंडीगढ़ आना, वहां मिलेंगे। अगर किसी ने उठाना नहीं अब ये झंडा अपना, सीधा सीएम साहब चंडीगढ़ बुला रहे हैं। ढींगरा साहब, ये तो भाड़े के टट्टू है सर, और वो भी कांग्रेस के। मैं नहीं कह रहा हूं, नेहरा साहब आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये जो शहरी लोगों को पैसे दे के जो लोग बुलाए गए वहां पे मुख्यमंत्री के द्वारा, और वहां पे जो लोग, जिन लोगों को, जो वहां के स्थानीय लोग हैं जो परेशान हैं, वो अपना प्रोटेस्ट तो मुख्यमंत्री के आगे ही करेंगे, और कहां करेंगे। ये कुछ भी कहें हमें, ये हमें भाड़े के कहें, ये हमें किसी चीज के कहें, क्योंकि इनकी जो बुखलाहट है वो इस चीज से है कि इनको ये लग रहा है कि सत्ता इनकी है, लेकिन हमारे हाथ से जो है ये बड़ौदा निकल रहा है। इसलिए परेशानी हो रही है, मुख्यमंत्री को भी हो रही है और प्रवक्ता साहब को भी हो रही है। अब ये जो भीड़ आप अगर बाहर से बुलाओगे, आप करनाल से बंदे बुला लोगे, पानीपत से बंदे बुला लोगे, आप 500,000 रुपए दे के बुलाओगे, तो वो लोग तो आपकी तो वाहवाही करेंगे नहीं, वहां वाही तो होगी नहीं। ऐसे आपको लोगों के काम करने पड़ेंगे। आपको कृषि के जब अध्यादेश आ रहे थे तब आप से एक वर्ड में ये कह रहे थे ये बहुत अच्छे अध्यादेश हैं,
जब आप एमएसपी की बात हो रही है, एमएसपी को आपने प्रावधान उसमें किया नहीं, अब कहते हैं एमएसपी नहीं हटेगी, अगर हटेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये बौखलाहट की निशानी है। एमएसपी के बीच में प्रावधान मोदी जी करते अगर करना था तो, ये इन्होंने किया नहीं, क्योंकि ये धनाढ़ियों की पार्टी है। इन्होंने धनाढ़ियों के हिसाब से सारे के सारे रूल बनाए हैं, और धनाढ़े जो हैं वो जो कहते हैं वो ये काम करते हैं। बाकी तो ये काली पट्टी और काली आंखों पे मुंह पे पट्टी बांध के रहते हैं। ठीक है, अपनी बात ठीक है, सिर्फ विजेंद्र कहने नेहरा, के लिए और विजेंद्र मनवाने नेहरा के लिए जी, लोग दिखते हैं विजेंद्र इनको। नेहरा जी, हरियाणा के लोग ठीक है, डिगरा साहब रुकिएगा। रुकिएगा। विजेंद्र नेहरा जी, अभी तो पहला दिन था, एक तो आखिर में आए और पहले दिन ही ये बवाल हो गया। अभी तो 3 दिन और प्रचार करना है और जगह जगह विरोध भी झेलना। कैसे निपटोगे? चाहे वो भाड़े के टट्टू है या आम जनता है, विरोध तो हो ही रहा है। देखिए जयप्रकाश जी, जहां तक कांग्रेसी लोगों की बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा में अपने लोगों को कांग्रेस द्वारा भेज के उनका अगर कोई इसी तरह टीका टिप्पणी कराई जाती है तो इसकी हम निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये काम नहीं करती। और जहां तक वहां की लोकल जनता की बात है, अगर जनता के मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, बिल्कुल उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी भी देंगे और सब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं वहां पे हूं तो मैं स्वयं वहां के माहौल को देख रहा हूं। और जहां तक पिछली बार के चुनाव की अगर हम जयप्रकाश जी बात करें, देखिए तुलना करना बहुत जरूरी होता है। इनको 34% वोट मिले थे और हमें 31% वोट मिले थे पिछली दफा। इनको 42,566 वोट मिले थे कांग्रेस वालों को और हमें 37,726 वोट मिले थे। और जेजेपी को 32,480 यानी 27% वोट मिले थे। और इनेलो के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, इनको मात्र 3145 मैं बता देता हूं। जेजेपी को जो विरोध मिले थे वो बीजेपी का विरोध में मिले थे, वो लोकदल का कार्यकर्ता जो जेजेपी के पास गया था। केवल जी देखिए, बहुत गलत आदत है आपकी, शुरू से आप इसको सुधारिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए। देखिए बीएसपी को जो वोट मिले थे वो 3281 साहब सुन लीजिए, नेहरा साहब सुन लीजिए। जो आप वोट परसेंटेज नाप रहे हैं ना, वो तब 75 पार का नारा देकर आपने बरगला लिया। लेकिन अब तो कृषि कानून भी है सर, कृषि कानून पर आपकी सरकार घिर रही है, बैसाखी पर सरकार चल रही है आपकी सर। देखिए मैं पहले तो अपनी बात पूरी कर देता हूं कि इनेलो के जो हमारे मित्र साथी बैठे हैं उनको मात्र 2% वोट मिला था, इसलिए इनेलो दौड़ में नहीं है। दूसरा, कांग्रेस से मार्जिन में हम थोड़ा सा कम थे। प्राप्त किया था उन्होंने बीजेपी की झूठी घोषणाओं को ओपन करके नंगा करके प्राप्त किया था। या तो आप ही बोल लीजिए या तो आपके बीच में फिर मैं बोलना शुरू करता हूं, फिर डिबेट डिस्टर्ब। मैं बताता हूं, जो जेजेपी का वोट मिला था वो इनेलो का पारंपरिक वोट बैंक था, वो जेजेपी के पास चला गया। अब वो वोट आपके पास नहीं आने वाला, वो इनेलो का वोट बैंक था। 2009 में जो इनको वोट मिले थे कांग्रेस वालों को, वो हजका वालों ने इनके विरोध में वोट लिए थे। बाद में हजका को तोड़ के इन्होंने सरकार बनाई थी। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। आप कैसी बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र के अंदर अगर हम बात करें तो आपके खिलाफ वोट मिले थे शिवसेना को, आपने उनके साथ सरकार बना ली। कैसी शर्मनाक बात है। ये इनेलो के प्रवक्ता आपसे सवाल कर रहे हैं। नेहरा साहब, इनेलो के प्रवक्ता आपसे बात कर रहे हैं, ओंकार सिंह जी। मैं क्योंकि मेरे को स्क्रीन पर देखिए दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं वो एक कॉमन बात कर रहा हूं। और जहां तक बात है, देखिए जयप्रकाश जी, मैं आपको बताऊं कि इस बार बड़ौदा के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो योगेश्वर दत्त जी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया। बड़ौदा का भैंसवाल गांव के हैं, लोकल है वहां के, वो भारी मतों से वहां पे चुनाव जीतेंगे। और जो कांग्रेस के और जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। और क्योंकि मैं स्वयं भी वहां पे हूं, बहुत अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अगर मेरे को आप समय दें तो कम से कम 50 कामों की सूची में लेके आए तो हमने बड़ौदा की। ये सूची जनता के बीच गिनाते रहेगा। ओंकार सिंह जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारे सर आपका एजेंडा है क्या? ओंकार सिंह जी, इनेलो के पास एजेंडा क्या है? आप तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं ना सर। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारी पारंपरिक सीट है। जितने काम हमने अपने कार्यकाल में किए, किसी ने कार्यकाल में नहीं किए। और जो वोट बैंक, इनेलो का वोट बैंक पारिवारिक फूट की वजह से बरगला कर जेजेपी में चला गया था, वो बीजेपी के विरोध में गया था। आज वोट बैंक हमारे पास वापसी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया बीजेपी वालों ने। ये क्या करते हैं, किसी न किसी सेलिब्रिटी को ले आके जनता को बरगला लेते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाई योगेश्वर दत्त जी ने कुश्ती लड़ी, एक अच्छा काम किया, लेकिन उनका समाज सेवा में क्या काम है? समाज सेवा, राजनीति एक समाज सेवा है। राजनीति सेलिब्रिटी राजनीति मान बनाना भी होता है ना सर। वो तो खिलाड़ी हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ओंकार सिंह जी, राजनीति को माल बनाना भी तो होता है ना। हर एक बस का काम नहीं है। ठीक है, सेलिब्रिटी को उतार कर चलिए मैं आखिरी पड़ाव पर ढींगरा साहब, बड़ौदा में जीत को लेकर कांग्रेस कितनी आश्वस्त है सर, और कितने मार्जिन से जीतने जा रही है?
देखिए, बड़ौदा का चुनाव ही ऐतिहासिक चुनाव होगा और आपको ये बताना चाहूंगा कांग्रेस की जीत का मार्जिन जो है वो 50,000 से ऊपर से वोट जाएगी और वो जीत का मार्जिन जो है वो परसेंटेज वाइज होगा। इनका सुपड़ा साफ होने वाला है बीजेपी का, ये बताने चाह रहा हूं मैं। ठीक है, एक और चीज बताना चाह रहा हूं, जहां तक ये भैंसवाल गांव की बात कर रहे हैं, जहां पे एक सेकंड में सिर्फ चलिए ढींगरा जी जल्दी से कहिए, गांव की जो ढींगरा जी जल्दी से कहिए। वहां के लोग भी ये कह रहे हैं, भैंसवाल गांव के भी जो लोग ये कह रहे हैं वहां पे कि जो हम खिलाड़ी के तो साथ हो सकते हैं लेकिन बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी को वोट नहीं देंगे हम, खिलाड़ी के हमें उससे कोई वो नहीं है। उसकी बेचारे की डीएसपीशिप भी ले ली इन्होंने, उसका जो उसको जो कांग्रेस ने पदक जीते थे वो भी इन्होंने खर्चा ये कहा जा रहा है कि बड़ौदा अगर बीजेपी हारी तो सरकार ही बिखर जाएगी। खुद हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि कुछ विपक्ष के जो विधायक हैं वो मेरे संपर्क में है। देखिए, मैं जयप्रकाश जी एक चीज बड़ी ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि जींद के अंदर जिस तरह से भारी बहुमत से ये लोग उपचुनाव में हारे थे ना, उसी तरह से ये हारने वाले हैं। यहाँ पे भी ये दावा करते थे हम भारी बहुमत से जीतेंगे, जींद को भी ऐसी बड़ी बड़ी बात करते थे, वहां पे हारे ये, इसी तरह से यहाँ पे हारेंगे। और वहां पे कांटा निकाला था भूपेंद्र हुड्डा जी ने सुरजेवाला का, और सुरजेवाला यहाँ पे हुड्डा जी का कांटा निकालने वाले हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार में। चलिए सर, किसका कांटा निकलेगा ये जनता तय करेगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ढींगरा साहब आपका भी, नेहरा साहब आपका भी, और ओंकार सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 3 नवंबर को जनता वोट डालेगी और 10 को नतीजे आ जाएंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी किसका कांटा निकलेगा। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।